Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your lecture 4 of your physics course for session 2021 to 22. You are the students who have to give your board exams next year. So physics के मैंने already 3 lectures cover कर दी हैं. Description box में playlist बन चुकी है, lectures के link आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और English का भी कोर्स शुरू हो गया. Already मैंने 2 chapters और 3 poems ख़त्म कर दिए फर्स्ट फ्लाइट बुक की. इंग्लिश की प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का लेक्चर 4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. और गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए या अगर आपको मुझसे डाउट्स पूछने हैं, डेली इंटरैक्ट करना है, ठीक है, और मेरी क्लासेस का स्केड्यूल चाहिए तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको मेरी क्लासेस का स्केड्यूल भी मिल जाएगा और मैं अपनी अपकमिंग अनअकैडमी की क्लास का स्केड्यूल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. टोटली फ्री क्लासेस हैं, आप मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस अटेंड कर सकते हो. वहाँ पे भी मैं इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर ही करवा रहा हूँ. अनलॉक कोड है क्लास अटेंड करने के लिए HS सुपर. तो ये वाला कोड आप याद रख लो, ये वाला कोड आप वहाँ पे पुट करोगे HS सुपर तो आप मेरी क्लास फ्री में एक्सेस कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मेरी ईमेल आईडी भी नोट डाउन कर लो, इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर 4 रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. सारे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा, NCERT क्वेश्चंस भी करेंगे और हम इसके साथ साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे, ठीक है. सो एक एक NCERT का क्वेश्चन, इंटेक्स, एग्जाम्पल सारे मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ जिससे कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए. सो हमने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या है. एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस. एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो करंट को स्मूथली फ्लो होने नहीं देती, जो करंट की मूवमेंट को हिंडर करती है, रोकती है, दैट इज योर रेजिस्टेंस. और हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के हिसाब से हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था V=IR. तो बेसिकली ये ओम्स लॉ है और यहाँ से रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है V/I. तो ये हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था. उसके साथ साथ हमने इसके यूनिट को डिस्कस किया था. तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है ओम, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सो टोटल देयर आर 4 फैक्टर्स, ठीक है. लेंथ, सेकंड एरिया, थर्ड आपका टेम्परेचर और फोर्थ आपका नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है. तो पहले मैं 3 और 4 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड पॉइंट है. तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले टेम्परेचर की, तो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन क्या है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप 12th क्लास में पढ़ते हो. हम जनरली सारी चीज़ें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिलेशन पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इतना आपको पता होना चाहिए. बट वो जो रिलेशन है कि वो कैसे डिपेंड करती है वो बड़ी सी इक्वेशन है जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो. दूसरी चीज़ नेचर ऑफ मटेरियल. सो दिस इज वेरी कॉमन कि रेजिस्टेंस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है. जैसे एल्यूमिनियम की वायर है तो अलग रेजिस्टेंस होगी, कॉपर की वायर है तो अलग रेजिस्टेंस होगी, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है. बट अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके हिसाब से आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, जिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये आपको ध्यान से सीखना है क्योंकि यहीं से आपकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी डिराइव होगा. सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो जैसे ये आपको एक वायर मान लो, मोटी सी वायर मान लो, उसको जूम करके सपोज मैंने यहाँ पे दिखाया है, या कोई एक कंडक्टर मान लो, तो ये जो लेंथ है, जैसे यहाँ हम मान ले सिलेंडर की हाइट, एक तरह से सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर की हाइट यहाँ लेंथ आपको मैंने शो कर दी, ये लेंथ होती है. अब कैपिटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये एरिया, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और अगर ये सर्कल है ऑब्वियसली तो इसका कोई रेडियस भी होगा, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² के इक्वल होता है, ठीक है. तो सपोज आपने एक सिलेंडर ले लिया, तो सिलेंडर का जो बेस है और जो सिलेंडर का टॉप है, वो जो सर्कुलर एरिया है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो सिलेंडर की लेंथ है वो आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया. सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे. सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मतलब हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर लेंथ को डबल कर दूंगा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, लेंथ को ट्रिपल कर दूंगा रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा.
अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस भी हाफ हो गई। लेंथ को 1/3 कर दिया, रेजिस्टेंस भी आपकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड फैक्टर अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो हमने देख लिया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड चीज क्या है आपकी कि जो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले केस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और दूसरी चीज नीचे रेसिप्रोकल में आ जाती है। सो दिस इज द वे टू राइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, अगर मैं एरिया को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस आपकी हाफ हो जाएगी। अब ये उल्टा हो जाएगा, अगर मैं एरिया को ट्रिपल कर दूं तो रेजिस्टेंस हमारी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। या अगर मैं उल्टा बोलूं, फॉर एग्जांपल एरिया को अगर आप हाफ कर दो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मतलब जितनी थिन वायर होती है, एरिया जितना कम होता है उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है, जितनी थिक वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होती है। तो दो इक्वेशन हमने देख ली, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ऐसा करते हैं, अब 1 और 2 इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो जब हम 1 और 2 इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और फिजिक्स में आपको रूल पता है, 9th क्लास में भी किया था कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लग जाता है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट लगता है वो होता है आपका रो। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन। और ये जो सिंबल मैंने बनाया है, सिंबल का नाम है रो। दिस इज द नेम ऑफ द सिंबल। इस सिंबल को क्या कहते हैं, रो। और ये जो क्वांटिटी है ये होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो ये जो रो सिंबल है ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो निकालते हैं रेजिस्टिविटी के यूनिट्स। तो देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रो किसके इक्वल हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यूनिट्स निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर। सो मीटर एंड स्क्वायर विल कैंसल आउट, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। सो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। अगर अब हमें रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। तो अगर हमारा लेंथ कंडक्टर का 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो रेजिस्टिविटी आपकी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, लेंथ को 1 कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 कर दिया। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम ऐसे कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, अब बात करते हैं यार एक्चुअल में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, हमने देखा रेजिस्टेंस जो है वो आपकी लेंथ पे भी डिपेंड कर रही थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रही थी, और मैंने आपको बोला नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, बट जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप, साइज उस पर डिपेंड नहीं करती। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मतलब अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दूं, लेंथ को ट्रिपल कर दूं, इन सब चीज़ों की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगी बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी तभी चेंज होती है जब मटेरियल चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं एक कंडक्टर ले लूँ एल्यूमिनियम का, उसकी लेंथ में डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस तो डबल हो जाएगी, बट हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, लेंथ डबल एल्यूमिनियम के ही कंडक्टर की तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। मतलब रेजिस्टिविटी तब चेंज होती है जब हम कंडक्टर का मटेरियल चेंज कर देते हैं, उसके अलावा रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है,
और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करती है लेंथ पे भी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी। नेचर ऑफ मटेरियल पे तो करती है बट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करती है। तो हमेशा याद रखना रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके गाइज, सो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं रोक देंगे और आगे हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जांपल्स नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए गाइज मैथ्स और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर प्रैक्टिस मीन्स डिफरेंट क्वेश्चंस। हर दिन आप वही 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बार बार करते रहोगे तो क्या होगा, आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप नहीं होंगे। So now you can practice different questions through an online test। एक बहुत अमेजिंग स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट। तो अनअकैडमी कॉम्बैट हर ऑल्टरनेटिव संडे को होता है और अब ये 30 मई को भी होने वाला है। तो ज़रूर इसमें एनरोल करना बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एनरोलमेंट जो है वो टोटली फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना है, घर पे बैठ के आराम से टेस्ट दे सकते हो और मैथ साइंस के डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर पाओ। सिर्फ आप ही नहीं होगे, आपके अलावा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे ये टेस्ट देंगे और आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी, आपको एक्चुअल में पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है। तो कॉम्बैट का टेस्ट बच्चे ज़रूर देना और 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है, इस पूल में से आप कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट भी जीत सकते हो अगर आप इसमें रैंक होल्ड करते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एनरोल कर दो, अनलॉक कोड है HS19। ठीक है, HS19 कोड पुट कर देना और आप सिंपली इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं तो 60 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑल्टरनेटिव वीक पे आपका कॉम्बैट होता है, नेगेटिव स्कोरिंग भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव स्कोरिंग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है और टेस्ट के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कोड यूज़ करके HS19 इसके लिए एनरोल कर दो और ज़रूर टेस्ट देना और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कितनी रैंक आई है। ओके, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। और अगर आप इसमें रैंक होल्ड करते हो तो आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन आ गई तो आप इजीली सारे सब्जेक्ट्स घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ प्लस पर। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ रैंक 1 2 3 की, तो अगर आप फर्स्ट थर्ड में आते हो तो आपको 1 ईयर की फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। 4 to 10 रैंक को उसी सब्सक्रिप्शन पे 75% ऑफ, 11 to 50 रैंक को उसी सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ, 51 to 300 रैंक को उसी सब्सक्रिप्शन पे 25% ऑफ। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एनरोल कर दो जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाए, स्कॉलरशिप भी जीत पाओ और आपको ये भी पता चल जाए बाकी बच्चों में कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ा, अब इसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल 12.6 बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ वायर ऑफ गिवन मटीरियल हैविंग लेंथ L, तो एक वायर है एक पर्टिकुलर मटेरियल की जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो सबसे अच्छी चीज यहां पे दी हुई है, दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है। ठीक है, तो मटेरियल सेम होने का क्या मतलब है, रेजिस्टिविटी सेम है। मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम, मतलब अगर इस वायर की रेजिस्टिविटी रो है तो सेकंड वायर की भी रेजिस्टिविटी रो है। मतलब ये मैं ऊपर फर्स्ट वायर के लिए लिख रहा हूं, नीचे मैं सेकंड वायर के लिए लिख रहा हूं। ओके, अब आगे क्या लिखा है, ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। अब जो सेकंड वायर उसकी लेंथ L/2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस है और हमें बताना है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। इसको R' ले लेते हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उस वायर की रेजिस्टिविटी 4 ओम है। दूसरी वायर सेम मटेरियल की है तो दोनों का हमने रेजिस्टिविटी रो मान लिया, बट अब उसकी लेंथ L/2 हो गई है, एरिया डबल हो गया, तो बताओ उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, इसलिए मैंने R' ले लिया। चलो फॉर्मूला लिखते हैं फर्स्ट वायर के लिए। तो फर्स्ट वायर के लिए फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L/A और ये रेजिस्टेंस हमारी 4 है। ये फर्स्ट वायर के लिए फॉर्मूला आ गया। सेकेंड वायर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं R' इज इक्वल टू रो, मटीरियल सेम है तो रो सेम होगा। अब L नहीं आएगा, अब L/2 आएगा क्योंकि लेंथ हाफ हो गई है। अब A नहीं आएगा, ट्वाइस से आएगा क्योंकि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया।
ठीक है। तो अब इसको हम लिखते हैं रो एल अपॉन 4a, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्लियरली पता है रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 फ्रॉम द इक्वेशन 1। तो रो एल अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 1 ओम। इट विल बी इक्वल टू 1 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आपको लिखना है फर्स्ट लेंथ, सेकंड एरिया, थर्ड ये सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होने चाहिए टेम्परेचर, और फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल। तो 4 फैक्टर्स हैं जिस पे आपकी डिपेंड करती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज एरिया, फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज एरिया, थर्ड इज टेम्परेचर एंड फोर्थ इज द नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, तो दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 209। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स। मतलब एक वायर थी, पहले हम उसकी ओरिजिनल कंडीशन ले लेते हैं। सपोज एक वायर थी, लेंथ L था, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, रेजिस्टिविटी रो थी, तो रेजिस्टेंस R हो गई। मतलब जनरल हमने फॉर्मूला लिख दिया R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, अब इसी वायर की हमने लेंथ को डबल कर दिया, अब आपकी लेंथ हो गई ट्वाइस L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया। तो अब हमें बताना है न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, मतलब दोबारा से R डैश निकालना है। और सिंस वायर सेम है तो मटेरियल भी सेम होगा, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा रो, तो वही सेम मेथड करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब R डैश के लिए लिखते हैं R डैश इज इक्वल टू रो। अब L नहीं आएगा 2L आएगा, A नहीं आएगा A/2 आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रो L अपॉन A, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो R डैश क्या हो गया, रो L अपॉन A किसके इक्वल है, रो L अपॉन A आपका R के इक्वल है, तो R डैश आ जाएगा R इंटू 4। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी वायर की लेंथ डबल कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर देंगे, तो रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम। सो इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ लेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर इज सेम, अब लेंथ हमने चेंज नहीं करी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, तो हमें बताना है रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या होता है, सेकंड मतलब सेकंड कंडीशन में क्या है, हमें लेंथ हमने सेम रखी है, एरिया हाफ कर दिया है, तो R डैश निकालते हैं। न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, सिंस मटेरियल सेम है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, वही सेम वायर है, तो रो ही आएगा। लेंथ अभी भी L ही है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया A/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रो L अपॉन ए। और अगेन वही चीज़, रो L अपॉन ए आपके किसके इक्वल है, R के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू R। तो इसका मतलब है अगर हम लेंथ सेम रखते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर देते हैं, तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी की मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको और सच क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कुछ क्लासेस का, ज़रूर आप उसको क्लिक करके एनरोल कर लो और क्लास में आ जाओ, जिससे आप डिफरेंट और क्वेश्चंस कर पाओ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। पुरानी वीडियोज़ भी सारी देख लो, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है। ठीक है, और गाइज अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। एंड कनेक्ट टू मी थ्रू माई सोशल मीडिया, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, और ईमेल आईडी में भी नोट डाउन कर लो। इसके लिंक्स भी गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।